हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ी है नेहा। शी हैज़ क्वालिफाइड दिस टाइम एलएस और विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 69। ये अभी करंटली पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं ऑन इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो बहुत कुछ जानेंगे नेहा से उनकी प्रिपरेशन के बारे में, प्लस उनकी जो पीएचडी की ये जर्नी स्टार्ट हुई है इसके बारे में भी। तो सबसे पहले नेहा, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर। और कैसा लग रहा है आपको इस बार एलएस क्वालिफाई करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ एलएस क्लियर हो गया। और ये जो आपकी जो पीएचडी है, ये एग्जाम के बाद स्टार्ट हुई है या उससे पहले ही आप एनरोल्ड थे? सर एग्जाम के बाद एनरोल किया था। ओके। सो अभी आप करेंटली कहाँ से पीएचडी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी? सर शिव नागर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इट्स इन दिल्ली एनसीआर। हम्म। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है या बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट फेलोशिप देते हैं, अच्छी खासी जीआरएफ इक्विवेलेंट फेलोशिप आपको मिलती है। सो व्हाट वाज द प्रोसीजर कि एडमिशन के क्या प्रोसीजर होते हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो आपको सुन रहा है वो क्या कर सकता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग रखें, हम्म। क्योंकि आपके पीयर ग्रुप में अगर किसी को पता चलता है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको बिना एलएस या फिर जेआरएफ की अगर फेलोशिप दे रही है तो वो आपको बताएंगे। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और मैंने इसके लिए अप्लाई किया। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद में जब वो क्लियर हो गया तो दे मेल्ड मी, दे कॉल मी टू एनरोलमेंट के लिए, फिर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे एनरोल कर मतलब एडमिशन आपको मिल जाता है। ओके, सो वेरी गुड। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी तैयारी के फेज में चलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो YouTube और टेस्ट सीरीज की मदद से आपने इस बार ये एग्जाम क्रैक किया है, तो उसमें YouTube का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि अभी करेंटली YouTube पे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो आप सिलेक्शन कैसे करते थे कंटेंट का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स थे क्वेश्चन बैंक के थ्रू वो सारे हम्म। उनको पढ़ा, और वो सारे टेस्ट दिए। सो उनको हम्म। टेस्ट देने के बाद में हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप वैसे ही क्वेश्चन जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको और आइडिया मिलता है, क्योंकि वो आपको हम्म। और नए तरीके के भी क्वेश्चंस करवाते हैं। हम्म। आईएफएस में भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स के अलावा भी, हम्म। तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आप अपने आप का एनालिसिस भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके। जैसे मान लो कि आप अपनी तैयारी के फेज में थे, आपने चैनल से बहुत सारा कंटेंट सीखा, लेकिन पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है कि डाउट्स भी आते हैं, तो आप अपने डाउट्स कैसे क्लियर करते हो फिर? सर हम एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग आपस में एक करते थे। सो ओके। अगर हमको कुछ नहीं आता था तो हम्म। हम जो सर थे उनसे पूछते थे। एक्चुअली हम्म। वो लोग कोचिंग में भी थे कुछ, तो वो भी उधर से डाउट क्लियर कर लेते थे। और हम आपका मेनली पीयर ग्रुप आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप सोलो स्टडी हम्म। अगर आप कर रहे हो और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर यूट्यूब से, तो आपको बहुत डाउट आएंगे और आप नहीं कर पाओगे। हम्म। लेकिन आपके पीयर ग्रुप में अगर बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी हम्म। सेम जर्नी पे हैं और सेम चीज कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे संगति में रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। यस। सो तो बेसिकली जितने भी डाउट्स है सब दोस्तों से ही आपस में डिस्कस कर करा के सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि दूसरे दोस्त कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहां से भी और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलती रहती थी। यस सर। और आपको अदर इंस्टीट्यूट के भी आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते थे, क्योंकि वो हम्म। आपस में शेयर कर सकते हैं। यस। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक में नहीं रह सकते, आपको अदर अदर के भी मिल जाते हैं, तो आपको आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाता है उसके थ्रू। यस। तो और मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा टेस्ट सीरीज के बारे में, कि आपने टेस्ट सीरीज कब से लगानी स्टार्ट करी और इसका कितना इम्पैक्ट रहा आपके रिजल्ट पर? एक्चुअली मैं डेली के एक या दो पूरे सेट किया करती थी, मतलब कि हम्म। डेली आपको करना होता है, चाहे आप एटलीस्ट एक ही करें पर आप करना चाहिए आपको। हम्म। और मतलब टेस्ट सीरीज से आपको खुद का एनालिसिस रहता है। अगर आप एक दिन में मिस कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया और आप ऐसा ब्लैंक हो जाता है पूरा। सो हम्म। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती हैं।
क्योंकि आपको एनालिसिस करना होता है आपको खुद को। सो और एफएस की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी थी जो मैंने ली थी, सो आप भी जाके कर सकते हैं। और अच्छा, मान लो कि टेस्ट सीरीज देते वक्त कई बार ऐसा होता था कि मार्क्स कम हो जा रहे हैं, तो क्या डीमोटिवेशन आता है फिर? सर कभी कभी डिमोटिवेशन आता था कि ये क्वेश्चन तो हमको आता था कि इतना सिली सा मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर आप उस चीज को अगर पॉजिटिव वे में ले कि ठीक है अगर यहाँ पे गलत हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर हम मेन एग्जाम में करें तो वो रिस्की होता है, तो आप उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो आप नेक्स्ट फिर एग्जाम मतलब कि आप नेक्स्ट टेस्ट दें और खुद को फिर इम्प्रूव करें, तो वो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू सर। ओके, अच्छा, टेस्ट सीरीज चलो दे लिया, तो क्या उसका एनालिसिस भी करना जरूरी है? और क्या आप खुद एनालिसिस करते थे टेस्ट देने के बाद? यस सर, मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज जैसा भी है, जैसे ए सेक्शन भी आप छोड़िए मत, क्योंकि वो 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, तो आप एप्टीट्यूड को भी करिए। और बी अगर आपका बी पार्ट अगर थोड़ा वीक है तो आप बी पार्ट को भी इम्प्रूव करिए, और अगर सी पार्ट है तो आप सी पार्ट को भी करिए। सो मुझे अगर मेरा बी पार्ट मेरा थोड़ा वीक था तो मैंने बी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने का किया। तो आपको टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप वो करिए, एनालिसिस करिए। एनालिसिस से ही आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो एनालिसिस बेसिकली जरूरी है कि टेस्ट सीरीज दे के छोड़ नहीं देना है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा आलस आता है कि अब यार टेस्ट दे लिया, फिर से बैठो एनालिसिस करने। तो फिर वो सारी हिम्मत कैसे जुटाते थे आप कि चलो फिर से बैठते हैं एनालिसिस करने? अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी सर। यस। वो तो है। तो लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप? सर क्योंकि अगर आपका एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो हम्म। घर से भी थोड़ा-सा प्रेशर होने लगता है। और यस। अगर आपको घर से प्रेशर कम चाहिए तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आप चाहे कैसे यस। भी करिए, बट आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड। और व्हाट अबाउट एप्टीट्यूड, क्या उसके लिए कुछ सेपरेट तैयारी करी थी आपने? अ, नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो एप्टीट्यूड में मेनली प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस आता है ऑलमोस्ट। तो आप प्रीवियस ईयर के अगर आप अच्छे से भी करते हो तो आप मेनली 8 टू 10 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो। तो ओके। सो अभी मान लो कि आपके कॉलेज का कोई जूनियर आपको देख रहा है, या ग्रेजुएशन का जूनियर देख रहा है, या मास्टर्स का जूनियर देख रहा है, और उसके मन में भी एक रिसर्च का प्रति झुकाव आ रहा है कि मुझे भी आगे चल के इस फील्ड में जाना है, तो आप क्या उसको सजेस्ट करोगे कि वो कैसे नेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकता है? अगर आपने मास्टर्स की है और अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप एलएस के एटलीस्ट आप है ना एक कोचिंग करिए, चाहे आप कहीं से भी करिए, बट आप करिए। और अपने आप को एटलीस्ट 6 मंथ दीजिए ताकि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके थोड़े वैसे मार्क्स कम रह रहे हैं तो एटलीस्ट एक और ट्राई कीजिए। साइड बाय साइड आप ये भी ट्राई करिए कि अगर कोई अदर इंस्टीट्यूट है जो बिना एलएस या फिर जेआरएफ के भी अगर आपको रिसर्च फेलोशिप पे अगर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके भी एग्जाम्स आप साइड बाय साइड दीजिए। मैंने भी जब मेरा एलएस नहीं हुआ था मतलब कि, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रेशर था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि शिवनाथ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस करके एक यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली एनसीआर में है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी देगा। प्लस उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एलएस या फिर जेआरएफ क्लियर हो। आप उनका खुद का एक एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है। और एग्जाम भी आपका बहुत बेसिक लेवल पर आता है, तो आप ओके। उसको क्लियर कर सकते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आप कर सकते हैं उस एग्जाम को। अगर आप ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टीआईएफआर होता है, वो भी आप उसका भी अपना अलग से एग्जाम होता है, तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। तो एलएस और जेआरएफ के साथ भी कर सकते हैं। ओके। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आगे क्या सोचा है आपने? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक है जो है मेरा है वो सिंगल मॉलिक्यूलर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है। ओके। तो हम बेसिकली फ्लोरोसेंस का यूज करके हम किसी भी डायनेमिक्स निकालते हैं। जैसे मेरा जो टॉपिक है वो वायरल माइक्रो आरएनए पर है। सो मैं चाहूंगी कि मैं अपना इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करूं एंड आफ्टर दैट पोस्ट डॉक। सो आई वांट टू स्टे इन द एकेडमिक्स। सो ओके। दैट्स माय फ्यूचर प्लान्स राइट नाउ।
वेरी गुड। और एट द एंड ये जो भी आपने माइलस्टोन अचीव किया, आपने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस को क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्रैक किया, एंड करेंटली यू आर परसुइंग पीएचडी विद अ गुड स्टाइपेंड। सो इन सब का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया कि एटलीस्ट मैं अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कर सकूँ, मैं अपनी पीएचडी में को कंटिन्यू कर सकूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा जो होता है वो आपकी फैमिली और एनवायरनमेंट पर होता है कि आप कैसे आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, तो कई बार पेरेंट्स को भी लगने लग जाता है। बट यस। आपकी फैमिली सपोर्टिव है, प्लस आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और टीचर्स का तो ऑब्वियस ही है, गाइडेंस रहता ही है। लेकिन अगर आपका ये सब है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो मैं तो अपना यस, डेफिनेटली। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को एक नई इन्फो भी पता चली होगी कि किस तरीके से उन्हें थोड़ी अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी, कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप देते हैं, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट? और स्टूडेंट्स सीखेंगे भी यहाँ से। एंड थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर व्यूज, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।